हाय गाइस। सो होप करते हैं कि जो लास्ट वाला एपिसोड था, द फर्स्ट पार्ट ऑफ हर्षल जानीज एपिसोड, तो वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। एंड लेट्स डाइव इनटू हिज जर्नी इन द ईयर 2023 स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके बाद फिर तुमने और भी धमाल मचाए ओपन सोर्स के दुनिया में। एक और भी बहुत कुछ आने वाला था। बेसिकली ये साल तो एक गोल्डन ईयर ही रहा तुम्हारे लिए। तो फिर उसके बाद हाँ, इधर का जीसॉक, एक्सआरओएस और समर ऑफ बिटकॉइन जो तुम निकालने वाले थे, उसका कैसे सब कुछ दिमाग में आया कि फिर से अप्लाई करते हैं और दो और ओपन सोर्स अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई करते हैं। तो कैसे कैसे वो थॉट प्रोसेस था उसमें? तो समर ऑफ बिटकॉइन मैंने 22 में भी ट्राई किया था, पर हम्म। स्क्रीनिंग में उन्होंने पूछा था फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम सेकेंड ईयर में। और फ्लॉयड सेकेंड ईयर में वार्शल हाँ, ग्राफ्स का। और ओके। ग्राफ्स था। और सेकेंड ईयर में जैसे ही मैंने बताया कि मेरा सब फोकस इधर-उधर स्कैटर्ड था कि कहीं ओपन हम्म। सोर्स भी चल रहा है, कुछ और भी चल रहा है, ये बहुत राइट। कुछ चल रहा है। तो तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था फ्लोइड वार्शल एल्गोरिदम है क्या चीज़। ओके। तो वो बिल्कुल हुआ ही नहीं, स्क्रीनिंग से ही मैं समर ऑफ बिटकॉइन की बाहर हो गया। तो वो थोड़ा ईगो बच गया था कि समर ऑफ बिटकॉइन बाकी है अभी। तो ओके। जैसे जनवरी 23 आई तो उसमें धीरे, और ऐसा है कि अगर आप जीसॉक पार्टिसिपेंट हो तो समर ऑफ बिटकॉइन में डायरेक्ट आप घुस सकते हो। मतलब स्क्रीनिंग वो कोडिंग वाला हटा देते हैं आपके लिए, क्योंकि आपके अच्छा। कंट्रीब्यूशंस कर जाते हैं। तो फिर जब 23 का समर ऑफ बिटकॉइन था, तो हम्म। स्क्रीनिंग तो कर गया था। और उन्होंने अब की बार तो शायद कोर्स भी कर दिया है, कोई सेलर एकेडमी से कोर्स या कर लो। या और सेलर अकेडमी से कोर्स करना है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है, तब उसके बाद तुम्हें डिस्कॉर्ड चैनल्स एक्सेस मिलेंगे। हाँ, तो फिर अब की बार थोड़ा ईज़ी रहा, तो फिर वो समर ऑफ बिटकॉइन का आ गया था। और ऐसे ही तब तक ओपन सोर्स में अब आदत हो चुकी थी, तो एक्सआरओएस का भी फ्लायर आ गया था ईमेल पे एक बार। तो हम्म। एक्सआरओएस तो एक एक दो प्रोजेक्ट्स थे, तो ऐसे मैंने ट्राई किया कि करते एआर-वीआर का भी ट्राई, हम्म। तो हो गया था एक में। ओके। तो बेसिकली तुम्हारे जो 2022 का सारा एक्सपीरियंस था, वो इधर बहुत इजी कर दिया तुम्हारा रास्ता किसी भी हाँ, अपॉर्चुनिटी में अप्लाई करने के लिए। थोड़ा उस समर ऑफ बिटकॉइन के कोडिंग राउंड के बारे में बता, लाइक उसके बारे में पर्सनली हम भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा रहता है कि स्क्रीनिंग के लिए वो सबसे पहले एक कोडिंग राउंड रखते थे, जिसमें ये फ्लूइड मार्शल आ गया था। वो कंप्लीट करते हो, उसके बाद अब जैसे हर साल का चेंज होते थे, अब की बार तो उन्होंने सेलर का कोर्स रखा है, तो या वो कोर्स करो। तो काफी एक आसान टेस्ट, हो गया था रास्ता। हाँ, तो एक फाइनल टेस्ट दो, और टेस्ट में सर्टिफिकेट में 70% से ज़्यादा स्कोर करना है। तो वो हम्म। कोर्स बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर ही होता है कि तुम समर ऑफ बिटकॉइन में आ रहे हो, तो एटलीस्ट ये जान लो इकोनॉमिक्स क्या है बिटकॉइन के पीछे और क्यों है बिटकॉइन। तो या। वो अच्छा कोर्स था, काफ़ी अच्छा कोर्स था। मतलब अच्छे से डिज़ाइन किया है सेलर वालों ने या जिसने भी हम्म। किया है, बट काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करा है कोर्स। तो उसमें हम्म। इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आता है। तो आधा तो तुम्हारा, अगर फिनटेक कंपनीज़ अगर समझना चाहते हो कि मनी हम्म। प्रोसेस कैसे चलती है, तो वो काफ़ी बढ़िया कोर्स है। तो उस वजह से वो भी अच्छे से निकल गया था कोर्स। हम्म। और उसके बाद अब ये टाइम था कि साइड बाय साइड मैं थोड़ा रस्ट लैंग्वेज से काफ़ी अट्रैक्ट हो चुका था। तो मैंने ओके। जितने भी प्रोजेक्ट्स देखे थे, सारे रस्ट के थे। तो 2 प्रोजेक्ट्स थे, हम्म। एक पीएलएस लाइटनिंग का था और एक रस्ट हम्म। मैन्युस्क्रिप्ट। प्रोजेक्ट का नाम ही रस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है। तो ओके। फिर टाइम बहुत, क्योंकि अब की बार 3-3 प्रोग्राम में हाथ-पैर मार रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट रहेगा। तो हम्म। टाइम के चलते फिर वीएलएस ड्रॉप ही कर दिया एकदम ही, क्योंकि अ, बहुत लोड बढ़ गया। तो मैंने सिर्फ़ एक पे ही फ़ोकस करा था, रस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, और एक ही प्रपोज़ल ओके। बना पाया था, और ओके। समहाउ सिलेक्ट हो गया। ओके। तो ये प्रोजेक्ट्स जो तुम्हारे थे, स्पेशली समर ऑफ बिटकॉइन का जो था, तो वो किस चीज पे था? मतलब क्या उसका थीम था या क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने का था? मेरे प्रोजेक्ट का स्पेसिफिकली अगर बताऊँ, तो ऐसा है कि मान लो एक मल्टी सिग्नेचर स्क्रिप्ट है तुम्हारी, जिसमें 4 लोग हैं। और ओके। तुम ऐसे सेट करते हो कि 4 में से अगर कोई 2 भी प्रेज़ेंट है, तो हम्म। साइन हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन और तुम बिटकॉइन खर्च कर सकते हो। तो ओके। प्रॉब्लम क्या रहता है कि तुम बैकएंड को चारों की बेचते हो और बोलते हो कि क्या 4 में से 2 है?
तो हम्म। तुम मतलब वो 2 निकालने के लिए भी तुम बेचते चारों के चारों हो। हम्म। तो क्या रहता है, एक अगर तुम ये क्या बोलते हैं ईसीडीएस सिग्नेचर जो होता है उसका वेट हम्म। लगभग 22 बाइट्स का होता है। अब ओके। ब्लॉकचेन पे क्या है कि सारा का सारा डेटा मतलब स्टोर होता ही जाता है। अगर तुम्हारा वो हम्म। एक स्क्रिप्ट बन रहा है ना, तो उसमें तुम्हारे मान हम्म। लो 4 पेज है। 4 की मतलब 72 इंटू 4। अब ये तो हम्म। एक ट्रांजेक्शन की बात चल रही है। अब ऐसे दिन राइट। में तो ट्रांजेक्शन। मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हो। तो प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर मान लो कि ये जो चेक करना है कि 2 कीज़ भेजनी है कोई, तो वो मैं पहले हम्म। ही चेक कर लूँ। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब एक टाइप का इंटरप्रेटर है, जो कि ओके। तुम्हारी बिटकॉइन स्क्रिप्ट को कन्वर्ट कर देता है। मतलब तुम एक मैन्युस्क्रिप्ट ह्यूमन रीडेबल स्क्रिप्ट एक और स्क्रिप्ट दूसरी में कन्वर्ट करके देता है। तो इसमें ओके। क्या करते हैं, एक हमने मॉड्यूल बनाया मतलब हम मतलब बहुत सारे लोग थे, उन्होंने हम्म। बनाया। मैं उनको असिस्ट करता था। मेरा काम था एग्ज़ाम्पल्स लिखना और उसके ओके। अंदर 1-2 बग्स थे, वो हमने फाइंड आउट करे मेंटर के साथ मिलके और उनको सॉल्व किया। तो मेन आइडिया ये था कि वो जो प्लानर मॉड्यूल है, वो पहले से ही हम्म। छान के देगा कि ये 2 की है जो भेजनी है हमें। हम पहले से ओके। ब्रॉडकास्ट नहीं नेटवर्क के ऊपर। तो हम 2 कीज़ निकालेंगे और सिर्फ़ वही हम्म। 2 कीज़। तो आपका इधर 4 की मतलब 4 इंटू 72, वो हम्म। वेट रिड्यूस 2 इंटू 72। तो यहाँ पे आपने हम्म। 144 का वेट मतलब 144 बाइट्स पर ट्रांजेक्शन बचा बचा दिए। दिए। हम्म। करोड़ों ट्रांजेक्शन, करोड़ इतने तो नहीं हो रहे आजकल, पर जितने भी हो रहे उतने में आप हम्म। मल्टीप्लाई करो 144। ये तो 4/2 का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पर वो तो राइट। अलग अलग में होंगे। तो आप वेट बचा सकते हो ऐसे ब्लॉकचेन के या। ऊपर, और आपका ब्लॉकचेन कंपैरेटिवली लाइट वेट होगा। एंड जब तुम समर ऑफ बिटकॉइन एंड ये रस्ट से रिलेटेड कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे, तब दो बात मेरे को बताना। सबसे पहली बात कि ब्लॉकचेन में तुम्हारा कितना इंटरेस्ट समय आया था जब ये सारे कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे तुम? तो ब्लॉकचेन स्पेसिफिकली एकदम ब्लॉकचेन की ही बात करूँ तो अकेला ब्लॉकचेन कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है। तो उसके राइट। पीछे बहुत कुछ लिंक्ड है। तो एक तो जब हम्म। बिटकॉइन का वो कोर्स किया ना, तो उसमें जो इकोनॉमिक्स जिस तरीके से समझाया गया है, काफ़ी हम्म। इंसाइटफुल है। तो एक तो वो इकोनॉमिक्स की पूरा पैसा चलता कैसे है, मतलब राइट। पैसा या फिर कोई गुड्स हो जिसको आप हम्म। एक्सचेंज का मीडियम बनाते हो कि मैं आपको कुछ दूँ, आप कुछ लो। तो वो चलता हम्म। कैसे? एक वो चीज़ जो मार्केट जिस कैसे तरीके। चलता है, लिक्विडिटी वगैरह कैसे मैनेज होता है हाँ, सब? हाँ, ठीक। तो वो जब सीखा तो कुछ अच्छा लगा। और दूसरा ये कि जो मैंने प्रोजेक्ट पिक किया था वो भी एक कंपाइलर इंटरप्रेटर टाइप का था। तो अच्छा। टेक्निकल नॉलेज अभी भी उधर ही पॉइंट कर रहा था। तो ओके। काम तो वो तो एक प्रॉब्लम ब्रॉड सेंस में हो गया कि ऐसे हो रहा है। हम्म। बाकी मेन छोटे-छोटे जो मेंटर मुझे समझाते हैं, उनका तो हम्म। मेन व्यू पॉइंट ये रहता है कि यहाँ पे ये है, ये स्क्रिप्ट में इनपुट जा रहा है, आउटपुट कुछ आ हम्म। रहा है जो नहीं आना चाहिए, या फिर कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो हमें बस हम्म। वो फिक्स करना होता है। ओके। पर ब्लॉकचेन की अगर बात करूँ तो कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है। जैसे कुछ आर्टिकल्स भी है, हम्म। कोई जे जे से किसी का नाम चालू होता है, उनके आर्टिकल्स है बिटकॉइन और इनके ऊपर। तो उन्होंने एक टाइम की रिलेटिव सेंस बताई है कि जैसे हम मैं आपको रियल वर्ल्ड में हम्म। मैं क्या करता हूँ कि आपको कुछ देता हूँ, ₹1 का कॉइन दिया, तो अब मेरे राइट। पास से चला गया। पर मैं अगर वही आपको ऑनलाइन एक फ़ाइल की कॉपी दे दूँगा, तो वो तो मेरे पास भी तो रहेगी। हम्म। फिर मैं आपको दे दूँगा और मेरे में डाल दूँगा कि मैंने ₹10 दिए थे, आपको 5 वाली फ़ाइल भेज के फिर मैं बोलूँगा कि मैंने तो 10 दिए थे, 5 कैसे बोल हम्म। रहे हो? हम्म। तो फिर वहाँ ब्लॉकचेन और वो सब कि आपने दिया, उसका एक हैश रिकॉर्ड कर लो कि भाई 5 दिया था, और वो कहीं पे नोट कर लो कि 5 दिया था, हम्म। पब्लिकली बोल मैंने 5 दिया। तो फिर वो डिजिटल कॉपीज़ जो है, वो हम्म। म्यूटेट नहीं कर सकते आप। ओके। एंड एक और क्वेश्चन कि रस्ट बेसिकली स्टार्टर्स, लोगों को, बिगिनर्स को थोड़ा हार्ड लगता है सीखने में। तो क्या तुम्हारा भी एक्सपीरियंस वैसा ही था? अगर हाँ, तो तुमने रस्ट को एफिशिएंटली सीखा कैसे स्टार्टिंग में? रस्ट ऐसा है कि अगर तुम जावास्क्रिप्ट से आते हो तो इतना टफ भी नहीं रहेगा। पर हाँ, एक चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ फ्लॉज़ हैं जो रस्ट एकदम अच्छे तरीके से मेट कर देता अ, है। मतलब वो रिज़ॉल्व करता है। पर एक ये है कि लगे रहो, रस्ट में एरर्स बहुत आएँगे। उसका कोड लिखना इतना ईज़ी नहीं है, क्योंकि हर स्टेप पे एरर दिखाता है। पर उससे एक चीज़ है कि डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करना होता है ना, वो एकदम क्लियर हो जाता है दिमाग में।
कि कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। जैसे सी, सी प्लस प्लस कुछ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप हम्म। ह्यूमन एरर्स कर सकते हो, रस्ट में भी कर तो सकती है, पर वो चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो रस्ट बिगिनर लेवल के लिए एकदम कोई प्रोग्रामिंग नया-नया स्टार्ट कर रहे हो, वो रस्ट से स्टार्ट करेगा, इतना दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी वास्ट है। तो अच्छा। कहीं पे भी प्रॉब्लम आए गूगल कर लो, आजकल तो काफ़ी कंपनीज़ इन्वेस्ट कर रही है रस्ट पे, तो इतना कुछ टफ़ लैंग्वेज नहीं है, लर्न करना टफ़ नहीं है। पर हाँ, इसका कोड लिखने में टाइम काफ़ी लगता है क्योंकि हर स्टेप पे एरर आता है, आपको समझने में काफ़ी ईज़ी रहेगा। तो रस्ट लैंग्वेज एक बार चल गया है तो मस्त है, ओके। काफ़ी ईज़ी, तो यूज़ में भी अच्छी। बेसिकली मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस रस्ट के लिए कुछ पॉजिटिव ही है। लाइक स्टार्टिंग में जब हम सीखना शुरू किए थे तो लगा था कि काफी कुछ इसमें लिखना पड़ता है, काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, अनलाइक पाइथन जिसमें कि आप लैंग्वेज में छोड़ देते हैं कि भाई तू संभाल ले, मेरे को आलस आ रहा है, हम नहीं बताने वाले। बट रस्ट में आपको सब चीज प्रॉपरली बताना पड़ता है, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली मेमोरी वाली चीजें जो कि आप सी प्लस प्लस में उतना ध्यान नहीं देते हो। तो स्टार्टिंग में पॉइंटर तो लगता था। डिलीट या कर दिया फिर डिलीट नहीं कर पाए या फिर भूल गए या डिलीट करना, या तो बहुत एंड दिक्कत। उसमें रस्ट में पॉइंटर का जस्ट अपोजिट तरीके से एक साइन भी होता है। या तो उल्टा एरो टाइप का, तो स्टार्टिंग में देखने में थोड़ा लगता था, बट बाद में जैसे जैसे पढ़ा। हाँ, एक बात तो हम भी कहना चाहेंगे, रस्ट बुक औसम है। आज तक जितना भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का डॉक्यूमेंटेशन देखा है, रस्ट बुक जितना बढ़िया कोई नहीं रहा है। लाइक इतना बढ़िया से उन्होंने समझाया है, इजी लैंग्वेज विथ एग्जांपल्स, उसको वहीं पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन के स्टेप्स भी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हाँ, एक सोर्स था वैनडैड नावंदीपुर का, लाइक उसके फ्लटर और रस्ट के वीडियोस ऑसम है। तो वो भी हम्म। उसने भी काफी अच्छे से समझाया रस्ट लैंग्वेज को उस समय। तो मेरे को भी उससे सीखने में काफी आसानी हुई, और जब सीख गए तो हाँ, आई वॉज ऑल्सो ए फैन ऑफ रस्ट लैंग्वेज, कि हाँ भाई बनाया तो कुछ बहुत बढ़िया है। हाँ, सही में और जैसे तुम कंपाइलर से आते हो तो तुम उसकी कंपाइलर्स की भी अगर कुछ मिल गया, वो हम्म। पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ उन्होंने जैसे एक लाइफ टाइम्स करके एक कॉन्सेप्ट है, राइट राइट बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। तो वो राइट लैंग्वेज डिज़ाइन वाइज़ काफ़ी अच्छे से बनाई है। राइट। तो और जैसे इधर तुमने ये फ्लटर मेंशन किया ना, तो फ्लटर में एक जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो डार्ट है और डार्ट भी राइट। लैंग्वेज डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से करी गई है। उसमें जो कंपाइलेशंस होते हैं, अहेड हम्म। ऑफ टाइम और जस्ट इन टाइम दोनों एक साथ यस। होता है। तो डार्ट भी राइट। काफ़ी सही लैंग्वेज है, डिज़ाइन वाइज़ बहुत अच्छी है। डार्ट मेरे को भी उतने दिन से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा खास दिक्कत तो आया नहीं है, और आराम से ही काम होता है। बट हाँ, स्टिल पॉपुलर उतना नहीं हो पाया है जितने अदर लैंग्वेजेस हैं, लाइक उसका ग्राफ उतना इंक्रीजिंग नहीं रहा क्योंकि है। इसका यूज़ केस लिमिटेड है। डार्ट से फ्लटर ऐप बनाओगे, बना तो वेब सर्वर भी सकती है, पर या मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सोचने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट राइट। रस्ट में एकदम दिमाग फिक्स रहता है कि ये डेटा जाएगा, ये आएगा, यही डेटा टाइप में लाना है और वो ओन कौन करेगा, कौन-सा फंक्शन करेगा, सब मेंशन्ड होता है पहले से। राइट। और इनफैक्ट रस्ट को तो लोग ने जनरल पर्पस सोच के बनाया था, बट ब्लॉकचेन में बहुत पॉपुलर हो गया पिछले साल। हाँ, वो ब्लॉकचेन का और रस्ट का चल गया। Right? जबकि स्टार्टिंग में उन्होंने जस्ट लाइक पाइथन एंड ऑल अदर लैंग्वेजेस जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था उन्होंने। तो ये समर ऑफ बिटकॉइन की कहानी थी। साथ ही में जीसॉक भी तुम्हारा वैसे ही, लाइक प्रोसीजर तो वैसे ही रहा होगा जैसा 2022 का रहा था, और इस बार तो और आसान ही रहा होगा क्योंकि तुम्हें सब चीज पहले से पता था, बस फिर से उसी चीज को एग्जीक्यूट करना रहा होगा। हाँ, एंड और अब की बार प्रोजेक्ट पर थोड़ा-सा डिफरेंट था। अब की बार ओके। वही रस्ट का प्रोजेक्ट था या और मैट्रिक्स एसडीके थी। तो ओके। हम पहली बार रस्ट से एक मैट्रिक्स का ब्रिज बना रहे थे, कम्युनिकेशन ब्रिज। तो ओके। इनिशियल प्लान ये था कि गो यूज़ करेंगे, पर फिर हम्म। एक मेरे मेंटर के फ्रेंड हैं, वो एलिमेंट जो कंपनी है, मैट्रिक्स का क्लाइंट है एलिमेंट, उनमें ओके। एम्प्लॉय है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैट्रिक्स ने अपनी एक एसडीके लिखी है रस्ट में, तो आप वही यूज़ करके अपने ही सॉफ्टवेयर में लिखोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। तो हमने वो पूरा ओके। आर्किटेक्चर उस हिसाब से मतलब जब प्रपोज़ल बनाया था तब पहली बात ये थी कि गो यूज़ करेंगे, फिर हम्म। अचानक डिसीज़न चेंज हुए हमारे और हमने रस्ट यूज़ कर लिया। ओके। तो तुमने प्रपोजल तो स्टार्टिंग में गो पे ही किया होगा, एंड देन सिलेक्शन उसी पे हुआ होगा।
एंड देन आधा फिर रस्ट, बाद। ओके। जैसे उस उसके ब्रिज के 2 पार्ट्स थे, तो एक ओके। पार्ट रस्ट में और एक गो में ऐसा करने का सोचा था। पर फिर अच्छा अच्छा। एचडीके था ही, तो हमने सिर्फ हम्म। दोनों ही रस्ट से कर दिया था। ओके में XROS जो पिक्चर में आता है, तो वो कैसे तुमने सोचा कि कंपाइलर्स एंड रस्ट को छोड़कर एक सार की तरफ जाया जाए? वो कैसे दिमाग में ये ख्याल आया? तो ऐसा था कि एक ये टेक्सास का जो इंटर्नशिप था, तो मैंने हम्म। उनको एक बार मैसेज करके मैनेजर को पूछा कि क्या मैं ऑफ द ऑफिस आवर्स समर ऑफ बिटकॉइन का प्रोग्राम कर सकता हूँ सिर्फ। ओके। तो उन्होंने बोला कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि तुम दो दो चीज़ें करो, क्योंकि आपका ये फुल राइट। टाइम इंटर्नशिप है। राइट, तो और ये काफी और हेक्टिक भी हाँ, हो जाता है। और वहाँ पे जाके करना था, मतलब बैंगलोर उनके ऑफिस या। जाके करना था। राइट। तो फिर लास्ट में ऐसा डिसीजन लिया मैंने कि मैं नहीं जाऊँगा और घर पे बैठ के, क्योंकि बिटकॉइन का तो वापस नहीं आ सकता, एक बार स्टूडेंट हो तभी आता है। पर ओके। इंटर्नशिप तो शायद मैंने तब सोचा था कि एक कंपनी नहीं तो दूसरी कोई तो दे ही देगी, या फिर प्लेसमेंट के ओके। टाइम कोई तो दे ही देगी। तो वो छोड़ दी थी, तो अब इंटर्नशिप थी नहीं, तो फाइनेंशियली कुछ तो होना चाहिए। और एक्सआरओएस का प्रोग्राम तभी आ गया, और हम्म। तो उसमें भी ऐसे टेक्स्ट टेक के ऊपर एक बार देखा, नज़र घुमाई, तो दो हम्म। तीन प्रोजेक्ट छान के मिल गए जिसमें हाथ बैठ सकता था। तो प्रपोजल बना दिए दो, और एक में हो गया। ओके। ये फाइनल। XROS बेसिकली फोकस तो था एक्सटेंडेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इसके अराउंड या हाँ, गेम डेवलपमेंट के अराउंड। तो हाँ। उसमें तुमने कैसे अप्लाई किया, नोइंग कि ये सारी चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं बट तुम्हारे एक्सपर्टीज कंपाइलर्स में है? तो उसमें एक तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, इंजन बनाना था एक पूरा का पूरा, एआर कोर जो होता है उनके जैसा ही एक इंजन बनाना था। तो वो ओके। इंजन था, उसमें ऐसा सब था। और एक प्रोजेक्ट था नॉर्मल एकदम वेबसाइट के ऊपर, आपको एआई की, जैसे ये चैट जीपीटी है, उनकी हम्म। एपीआईज़ बनानी है और मॉडल के साथ इंटीग्रेट करनी है। तो आपको एक एक वेब सर्विस लिखनी है, टेक्स्ट टू स्पीच, इस या ओके। और एक स्पीच टू टेक्स्ट। तो मैं बोलूँगा, उसका टेक्स्ट कन्वर्ट होके चैट जीपीटी में हम्म। जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा, उसको स्पीच में कन्वर्ट करके एक बॉट बोलेगा। तो एक ऐसा प्रोजेक्ट था। और मैंने ये जो समग्र में इंटर्न करी थी, तो उसमें थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट और ये बैकएंड सर्विसेज लिखना, ये सब अब धीरे-धीरे प्रैक्टिस में बैठ चुका था। तो हम्म। एक्सआरओएस के टाइम पे ये 2 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया था, और जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए तो ये वाले में हो गया था। अ, ओके। ये ओके। स्पीच टू टेक्स्ट वाले में। तो इतना ज्यादा ध्यान या एंग्शियसनेस नहीं था कि XR वगैरह पूछा जाएगा इंटरव्यू में? हाँ, इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था, पर जो ऑर्गेनाइज़ेशन थी उनका भी पहला एआर-वीआर का प्रोजेक्ट था। तो हम्म। अ उन्होंने भी, उनका पहला था, और एक टीम में हम 4 लोग थे। तो एक जना कंप्लीटली मॉडल्स बनाता था, एक ओके। फ्रंट एंड पे काम करता, मतलब बाकी हम 3 लोग थे मिलके ऐप पूरा बना रहे थे। एक जना सिर्फ ब्लेंडर मॉडल्स और उन पे काम करता है। 3 जने ओके। मिलके एक पूरा का पूरा वेबसाइट बनाते हैं। एक ने डिज़ाइन एंड फ्रंट एंड कंप्लीटली किया, एक ने हम्म। स्पॉटिफ़ाई के साथ इंटीग्रेशन किया और अच्छा। मॉडल्स जो बना के दिए उनको इंटीग्रेट किया। और हम्म। मैंने बैकएंड सँभाला था, और वो गूगल मैप्स का कुछ सीन था। गूगल मैप्स की एपीआईज़ यूज़ करके एक मैप पे फीचर दिखाना था, तो वो किया था। तीनों तो आराम से निकल गया था, अब जब काम करने की बारी थी तो ऑब्वियसली तीनों साथ में ही होना था। लाइक तीनों के हाँ, काफी लॉन्ग टाइम इंटरसेक्ट कर रहे थे कंट्रीब्यूटिंग हाँ। पीरियड। तो ये दिमाग में कैसे तुमने इंश्योर किया कि टाइम मैनेजमेंट आराम से कर ले, क्योंकि काफी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस करने पड़ते हैं जब तुम उस लेवल पे चले जा चुके हो। तो वो कैसे तुमने इंश्योर किया? तो समर ऑफ बिटकॉइन में तो हमारा फिक्स था कि 3 दिन हफ्ते में मीटिंग्स होंगी, और तीनों में हम्म। हम थोड़ा-थोड़ा काम, मतलब उसके पहले मीटिंग्स में तो सिर्फ अपडेट्स होते हैं और प्रॉब्लम्स को right। अनब्लॉक करते हैं। हम्म। उसके पहले बीच में टाइम होता है, उनमें थोड़ा बहुत काम करते हैं। जीसॉक का मैंने फिक्स ऐसे किया था कि जिस दिन बिटकॉइन की मीटिंग नहीं है, उस दिन जीसॉक की मीटिंग रख लेते हैं। तो फिर ओके। वो, हाँ, तो आज जिसकी मीटिंग है, उसके हम्म। अगले दिन उसका काम करना है। ऐसे मैनेज किया था। और एक्सआरओएस सैटरडे संडे, अच्छा। वीकेंड्स पे सिर्फ एक्सआरओएस और कुछ नहीं।
अच्छा। तो तो ये पूरा हम्म एकदम साइकिल बना दिया था। तो हम्म एचआरओएस ऐसे ही चलता था, और वो दोनों पार्ट्स ऐसे, समर ऑफ बिटकॉइन मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, और हम्म ये हम्म। सब ट्यूसडे, थर्सडे। ओके ओके, इस तरीके से तुमने सारे दिनों को बांट दिया मीटिंग्स के लिए एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर लिया कि आज इसी चीज के लिए, इस फेलोशिप वाले का काम करना है मेरे को। क्योंकि अभी काम होते हैं वो एक सीटिंग में अगर हो जाता है तो फिर काफ़ी प्रोग्रेस आता है, एज़ कम्पेयर टू कि एक ही दिन में मैं तीनों का करूँ। तो मान लो हम्म एक दिन तीनों का किया, दूसरे दिन तीनों का किया, अब फिर जब मीटिंग का समय, रोज़ एक-एक मीटिंग तो होनी है। तो जब हम्म। मीटिंग में गए तो बहुत कम काम हुआ होता है। इससे अच्छा एक मीटिंग के, आज मीटिंग हुई, कल जिसकी आज मीटिंग हुई उसका काम आने वाले कल में करेंगे। तो वो जब अगली मीटिंग होगी तब तक प्रोग्रेस बहुत, मतलब एक दिन बैठ के पूरा उसी का देखोगे तो काफ़ी प्रोग्रेस हो जाता है काम। एंड ये एक चीज और भी होती होगी कि आज जो बॉटलनेक्स डिस्कस हुए, उस पे जो भी हाँ, चीजें बताई गई वो तुम्हें एकदम फ्रेश माइंड में याद है, तो कल उनको इम्प्लीमेंट करना काफी इजी रहता होगा तुम्हारे और लिए एज मीटिंग्स कम्पेयर कि मोस्ट, आप 3 4 दिन छोड़ दो एंड उसके बाद करो तो कुछ याद ही नहीं होगा, उसके लिए फिर आपको एक मीटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, वही वही। और ये मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करने की आदत तो समग्र से लग भी गई थी। तो वहाँ पे भी ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट्स एक साथ चलते थे, तो दिमाग में वो फिट बैठ गया था कि अच्छा ऐसे ही होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वाली चीज। हाँ, ओवरहेड थोड़ा बहुत मिलता है कभी-कभी, पर हम्म। कभी-कभी होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। वो बस आदत लगने की बात होती है। हाँ, आदत एक्चुअली तुमने कैसे डाली, लाइक स्टार्टिंग में तो लगता होगा कि 4 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक साथ हम कैसे दिमाग में रखे, सबके सबसे रिलेटेड चीजें, या 4 5 अलग अलग डोमेन्स हैं, कभी इंटरेस्ट को फॉलो करने मन करता है, कभी उधर, फिर याद आता होगा डीएसए वगैरह। तो अलग अलग चीजें साथ में कैसे तुमने किया, क्योंकि और फिर उन सब के बारे में लगातार सीखे कैसे, क्योंकि लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब वो एक चीज में जाते हैं तो उनसे फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं होता है, कि वो साथ में चीजों को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि कंप्लीटली सब कुछ सीख ले इस डोमेन में तब फिर कहीं स्विच करेंगे, बट बीच में उनको दूसरे डोमेन की जरूरत पड़ जाती है। तो साथ में हुँ। उतने सारी चीजों को कंटिन्यू करना और नया नया चीज, कॉम्प्लेक्स चीज सीखते रहना, वो कैसे तुमने मैनेज किया? इसमें मतलब इतना भी प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे अगर तुम कॉलेज का टाइम देखो, तो कॉलेज हम्म में एक साथ तुम मिनिमम 5 या 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते ही हो। एक हम्म। तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर जैसा भी सब्जेक्ट होता है, एक एक तुम्हारे राइट। सब्जेक्ट होते हैं, तुम इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ते हो, तुम कम्युनिकेशन साइड पढ़ते हो। अगर हम्म कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो कभी मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, कभी डीबीएमएस पढ़ रहे हो। तो हम्म अब तुम्हारा हमारे एजुकेशन सिस्टम ही इस तरीके से डिज़ाइन्ड है कि तुम मल्टीपल चीज़ें पढ़ सकते हो। तो हम्म ये चीज़ म मेरा, ये समर वेकेशन था, तो इसको सब्जेक्ट्स की तरह ही मान लो कि एक सब्जेक्ट है डिसेंट्रलाइज़ेशन, जिसके हम्म। ऊपर बिटकॉइन, और ये सब प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत उसी के ऊपर बेस्ड था, पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप था। तो ओके कॉन्सेप्ट वाइज़ दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर थे। पर मैट्रिक्स ब्रिज वाला जो पार्ट था उसको एक और सब्जेक्ट मान लो कम्युनिकेशन का, और जो ओके। एक्सेलरेंस वाला था उसको एक एक वेब डेव का सब्जेक्ट मान लो, और एक एक एआर-वीआर का सब्जेक्ट मान लो। तो अलग-अलग सब्जेक्ट्स अब एग्ज़ाम के टाइम भी तो पढ़ ही लेते हैं बच्चे, तो ऐसे ही काम भी कर लो। ये अच्छी इंजीनियरिंग की एनालॉजी तुमने बैठाई है, बट ठीक है, अगर इस एनालॉजी से काफी अच्छा कुछ हो पाता है कैरियर में तो कोई गलत नहीं है उसमें। क्योंकि सब तो चाहिए ही रहता है कि, और 1-2 चीज़ पे तो कभी कुछ बने नहीं। गूगल खुद इतने प्रोजेक्ट्स कर रहा है, अगर कोई पूछेगा गूगल का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? तो उनका सर्च इंजन है, या तो गूगल क्लाउड है, और वो कंपनीज़ भी खुद इतने सारे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वड है, उनके एम्प्लॉइज़ भी तो होंगे। हम्म। और हम बचपन से मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है कि एक साथ 5-6 चीज़ें सीखना टफ़ है। और याद उस उल्टा कंप्यूटर साइंस में याद भी नहीं रखना इतना, भूल गए तो हम्म। गूगल कर लो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो। या। अगर मुझे मुझे बस यही पता होना चाहिए कि करना क्या है। अपने को हम्म। डेटा नहीं आ रहा है, जैसे डेटाबेस से कनेक्ट करना है, हर डेटाबेस का अलग-अलग तरीका होता तरीका है होता है। कनेक्ट करने का। तो वो डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ लो, भूल गए तो भी कोई बात नहीं। बेसिकली उस डेटा के साथ हमको आगे कैसे बढ़ना है अपने काम तक, वो पता होना चाहिए, बाकी ये सब पता है गूगल उसके क्या लिए है। लाना है, डेटाबेस से आएगा, कौन से डेटाबेस से आएगा, इतना पता है, तो कैसे लाएँगे वो तो देख लेंगे। हम्म। तो ये इतना राइट। टफ नहीं होता। ये एक्चुअली एक एडवांटेज हो जाता है तुम्हारे जब तुम सॉफ्टवेयर वाली चीज में काम करते हो। हाँ, सही में। कुछ ऐसे पर्टिकुलर रिसोर्सेज जो जिनसे तुम
इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स नॉलेजेस लेते हो? अ, बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ का अलग-अलग होता है। ओके। और लिंक्डइन हम्म। का पोस्ट मिल गया या फिर रैंडम एक lobster.rs करके एक साइट है, उस पे भी ओके। काफ़ी इनसाइटफुल कमेंट्स देखने मिल जाएँगे। हम्म। या तो मतलब जब बिटकॉइन का पढ़ना था तो जैसे ये नहीं बोला कि जब ये समर ऑफ बिटकॉइन का पढ़ रहे थे तो सेलर का कोर्स था, तो वो कोर्स भी हम्म। काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया है, तो उसमें से 2-4 चीज़ें पता चल गई। मतलब ओपन टू नॉलेज, कि जहां से मिलते जाए सारा नॉलेज पिक करते जाओ, एंड जब यूज करना पड़े यूज कर लो उसको। हाँ, ये काफी अच्छी आदत होती है। तो एक और क्वेश्चन जिस पे बात करना चाहेंगे कि तुमने हैकाथॉन्स में कितना पार्टिसिपेट किया अपने कॉलेज लाइफ में, एंड उनका क्या रोल रहा है तुम्हारे पूरी जर्नी में? तो हैकेथॉन्स तो कुछ कॉलेज खुद कराती है, कुछ बाहर भी होती है। तो राइट। हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट किए काफ़ी बार और मज़ा आता है उसमें। जैसे एक ही दिन में पूरा बैठ के प्रोजेक्ट एकदम 0 टू 100 बनाने का ट्राई करते हैं, पर काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उसमें टेक्निकल से ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स पता चलती है, कि जैसे प्रेज़ेंटेशन के ऊपर काफ़ी कुछ मैटर करता है, ये। चाहे तुम्हारा काम हुआ है, नहीं भी हुआ है, तो भी हम्म। जितना तुम बता पाते हो उस हिसाब से होता है। तो वहाँ कितने से अच्छे से सॉफ्ट तुम स्किल, जजेस को कन्विंस कर पा रहे हो। जजेस को कन्विंस करना और टीममेट से, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है। जैसे कुछ ओपन हैकेथॉन्स होते हैं कि ऑन द स्पॉट आके सोचो, तो उसमें हम्म। कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं कि कैसे चालू करना है, क्या करना है। अब मान लो टीम में 2-3 लोग हैं, किसी का टेक स्टैक का प्रेफ़रेंस कुछ है, किसी का कुछ है। हम्म। तो अब मान लो मैं बोलूँगा कि नेक्स्ट.जेएस पे कर लेते हैं, अब किसी को पूरा हम्म। एकदम बेसिक से सेटअप लगवाना है, फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो वो सब सॉल्व करना उधर से सीख जाते हो। तो मज़ा तो आता है। और कुछ हैकेथॉन्स जो बहुत बड़ी होती है और बढ़िया होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने का मज़ा ही अलग है। राइट। तो ऐसे कुछ हैकाथॉन्स का एग्जांपल लाइक देना जिसमें तुमने पार्टिसिपेट किया था, कुछ एक खास सबसे बढ़िया ऐसे लाइफ़ मेमोरी? की हैकेथॉन, हाँ, एक सबसे बढ़िया लाइफ़ की हैकेथॉन है ये हैक दिस फॉल वाली, और उनका एक ओके। और कोवर्ट आ रहा है अभी, गांधीनगर में होती है हर बार। अ, ओके। तो एमएलएच स्पॉन्सर्ड होती है, तो काफ़ी अच्छा बढ़िया अच्छा। करते हैं वो लोग। लाइक अरेंजमेंट्स भी बढ़िया होती है और जजमेंट सबसे अनबायस्ड लगता है मुझे उनका। ओके। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी लिंक्स होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार देख लेना। एंड हैक दिस फॉल लाइक आने वाला है अभी थोड़े टाइम में फिर। हाँ, अभी ये शायद रजिस्ट्रेशंस ओपन है या बंद हो गए, पता नहीं, पर फ़रवरी में हैकेथॉन होगा। ओके, विल चेक। एंड अगर ओपन होगा तो पक्का हम डिस्क्रिप्शन में उसको डाल देंगे। तुमने जो भी, जैसे तुम्हारा जो जर्नी चल रहा था ये सारा ओपन सोर्स का, तो साथ में तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड्स या सीनियर्स या फैमिली मेंबर्स का कैसा रिएक्शन या सपोर्ट रहा? कोई खास लोग जिनको तुम मेंशन करना चाहोगे, जिन्होंने लाइक तुम्हारे किसी हार्ड टाइम या फेलियर टाइम में तुम्हें मोटिवेट किया हो कि नहीं यार लीव मत करो चीजों को? तो कोई ऐसी कहानी बताना चाहो अगर तो। अ, ऐसी कोई डायरेक्ट कहानी तो नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर साइंस के आसपास किसी को इतना नॉलेज होता नहीं है। तो ओके। मतलब उनके लिए तो कि कुछ कर रहा है लड़का, तो हो रहा है। ओके। मतलब बढ़िया, उनको बता देता हूँ कि गूगल का एक प्रोग्राम है, उसमें कंट्रीब्यूट उसमें काम कर रहा हूँ, पर उनको एकदम अच्छा। ब्रॉड एस्पेक्ट नहीं पता होता कि ये प्रोग्राम क्या है और क्यों है। हम्म। पर उनके अलावा कॉलेज में कुछ लोग हैं जिनको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है। और मेन मोटिवेशन तो मुझे एक तो एक स्नेहित शाह करके है, उनको देख के हुआ। अच्छा। उनका जो तरीका था ओपन सोर्स को परस्यू करने का और लिनक्स की तरफ, तो उनको देख के काफ़ी अच्छा लगता था। और उनके पीछे-पीछे मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करी और फिर मज़ा, जैसे रस्ट का मेरा सबसे पहला एक्सपोज़र भी उधर से ही हुआ। कोई अच्छा। 16 एसएससी करके एक साइट थी, उनके लिए हम्म। कंपाइलर्स लिख रहे थे मीटिंग में। तो उनको देखा था, उस मीटिंग में पहली बार मैंने रस्ट के बारे में सुना था और तब मैंने रस्ट बुक एकदम पहली बार खोला था और तब से हम्म। फिर चस्का लग गया था। और लिनक्स का भी ऑलमोस्ट वही सीन था कि वो जो ग्रुप बताया था मैंने, तो उसमें हम्म। मैसेजेस लिख के आते थे, तो वो मैसेज पढ़ के थोड़ा लिनक्स की तरफ भी लीन हुआ था। और हम्म। दूसरा मेंशन ऐसे ही मोटिवेशनल सपोर्ट के लिए,
सुनिधि सज्जन को देना चाहूँगा कि उन्होंने मोटिवेट किया और जी सब को बड़ा प्रोग्राम बताया था मुझे और बना दिया था, तो मैंने फिर उसमें ट्राई करी और हो गया, वरना मेरे लिए तो जी सब एक जैसे वो जीडीएससी नहीं होता वैसे ही, मतलब मैंने माना था कि कोई प्रोग्राम होता होगा छोटा-मोटा, मतलब सेकंड ईयर में हमको क्या ही इतना ओके। नॉलेज होता नहीं है, फर्स्ट सेकंड ईयर में। तो जब उन्होंने हम्म। बताया कि जो बहुत बड़ा बोलते हैं लोग, इसमें काफ़ी लोग मानते हैं इसको, जी सब कर लेते हैं, उन बच्चों को तो मानते हैं, तो मैंने थोड़ा तब देखना चालू किया था कि अच्छा, ये भी कुछ काम की चीज़ है। ओके। तो ये 2 सबसे मेन मोटिव पॉइंट्स है, एक टेक्निकल और एक मोटिवेशनल। बाकी तो मेरे क्लासमेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने एप्रिशिएट किया था बाद में। ओके, कोई ऐसा एडवाइस जो तुम देना चाहोगे फ्रेशर्स को, जो कि ओपन फ्रे सोर्स में आना चाहते हो? फ्रेशर्स तो बड़े स्मार्ट हैं, है ना? उनको तो इतना एडवाइस की ज़रूरत लगेगी नहीं, क्योंकि ये सब कोई सीधा एआई से ही आ रहा है, तो बढ़िया है। पर मेन एडवाइस तो यही है कि जब भी तुम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, एकदम सोचो ही मत कितने लोगों की कमेंट पड़ी है, क्या है। मतलब हम्म। अगर कोई काम कर रहा है तो चुपचाप छोड़ दो, उनको करने दो। अगर उनसे नहीं हुआ 5-10 दिन बाद वापस आओ, देखो। अगर नहीं हुआ तो फिर अब तुम घुसो। अ, ठीक। ये पहले ये देख एकदम रफ लेवल पे देख लो कि अगर ये इश्यू मुझे करना है तो क्या मैं कर दूँगा? कैसे करूँगा? कोड हम्म। पहले फॉरवर्ड करके क्लोन कर लो और फिर समझ जाओ कि हाँ, ऐसे-ऐसे हो सकता है। एक रफ आइडिएशन दिमाग में आ जाते हैं ना, उसके बाद हम्म। ऐसे ही ट्राई करो, हो गया तो बढ़िया है। अगर हो जाए तो पहले कर लो, फिर कमेंट लिखना कि आई वांट टू डू दिस और फिर असाइन करे तो डाल दो सीधा पीआर। ओके। और एंड गुड ट्रस्ट इश्यूज़ और ये सब देखना तो कुछ है नहीं इतना, और कभी-कभी सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी देख लो, क्या पता ऐसा कुछ तुम्हें खुद ही मिल जाए कि किसी और को ना मिला हो आज तक। या ऐसा कोई बग आप खुद फाइंड कर लें जो इश्यूज में ओपन ना हो। हाँ, ओके। थैंक्स हर्षल। काफी कुछ तुमने ऑडियंस को एंड मेरे को भी काफी कुछ नया सिखाया है। थैंक्स फॉर कमिंग।